नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर के मिशन में। दोस्तों, आज जो आरपीएससी का पेपर लगा था, जो संस्कृत डिपार्टमेंट का था, उसकी मैं जो जनरल साइंस है उसके आंसर की बता रहा हूँ और बहुत ही सटीक आंसर की है। 100% आपको ये आंसर की एग्जैक्ट मिलेगी, सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ और कहाँ से कैसे क्वेश्चन किस जगह से उठाया वो सारी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और अपने आंसर्स को मैच करते रहिएगा और अपनी स्कोरिंग चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन था वो था हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था दोस्तों, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें अंदर एक बार मैं इंक चेंज कर इसकी चेंज कर लेते हैं अपन इंक। देखिए, हाइजेनबर्ग का जो सूत्र था दोस्तों, इसका जो पहला ऑप्शन है ये वाला करेक्ट है दोस्तों। अपन जानते हैं डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल होता है एच अपॉन 4 पाई के, और ये था मोमेंटम, और ये जो मोमेंटम होता है दोस्तों वो क्या होता है, एम डेल वी के बराबर होता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स एम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। तो दोस्तों ये जो, अगर मैं इस एम की वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं या सेंड कर दूं, तो डेल एक्स एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये जो आंसर अपना पहला है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ दे रखा है इंपेरिकल फॉर्मूला और उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास दे रखा है जो अपने पास एग्जैक्ट है। मोलिकुलर मास, इसका आणविक द्रव्यमान दे रखा है जिसको अपन बोलते हैं मोलिकुलर मास ऑफ द CH2O दे रखा है, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है। तो इससे मैं क्या निकाल लूंगा, एन फैक्टर निकाल लूंगा। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, और इसका मोलर मास है दोस्तों कितना, 30। तो अपने पास एन फैक्टर कितना आ गया, 6। और 6 को जब मैं मल्टीपल करूंगा दोस्तों इस CS2 से CS2O से, तो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा बन के आ जाएगा, C6H12O6 बन के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि सबके अलग अलग पैटर्न है। मैंने जो तरीका बताया इसमें वो मैंने ऐसे किया है दोस्तों कि इसमें दे रखी है मोलरिटी, मोलरिटी के बाद में से दे रखा है दोस्तों आयतन, और फिर इसका मोलर मास अपन निकाल लेंगे। तो यहां से मोलर मास से, मोलरिटी से और वॉल्यूम से मैंने क्या निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया, यानी द्रव्यमान निकाल लिया, मोलिकुलर मोल सॉरी मास ऑफ सब्सटेंस निकाल लिया दोस्तों। क्या निकाल लिया, मास ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ का भार निकाल लिया, जो मेरे पास कितना आ रहा है, लगभग 0.2 आ रहा है दोस्तों। और फिर मैंने क्या किया, इससे मैंने एक फॉर्मूला लगा लिया, N0 अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये एक फॉर्मूला था। तो यहां से मेरे को निकालना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको मैंने क्या किया, जो मास था, मोलर मास अपन जानते हैं H2SO4 का, उसको क्या कर दिया, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसमें आप वैल्यू रखोगे दोस्तों, ये हो गया 98 इसका मोलर मास H2SO4 का, यहाँ जो वैल्यू रखोगे 0.2 रखोगे और अवोगाद्रो नंबर से मल्टीपल करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 12.044 इंटू 10 to power 20 मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था H3PO3 का। इसमें आपको निकालना था एन फैक्टर। अगर आपको एन फैक्टर पता चल जाता दोस्तों तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये अपने पास H3PO3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर है वो कितना है, 2। एन फैक्टर कितना है, 2 है। तो मोलिकुलर मास बटे एन फैक्टर निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तुल्यांकी बाहर आ जाएगा। तो मोलिकुलर मास इन्होंने क्या रखा है, एक्स है, इसका कितना है, एक्स। और इंपेरिकल फॉर्मूला अपने पास कितना है, 2। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, x/2 आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और इस आंसर की को दूसरे के पास में शेयर कर दीजिएगा। ये था दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है, समान इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं थी। 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था थोड़ा सा लॉजिकल, अच्छा क्वेश्चन था। पेपर मॉडरेट था, मैं ये नहीं कह सकता कि पेपर बहुत इजी था या बहुत हार्ड था। पेपर सबके लिए देखा जाए तो, ग्रेजुएशन के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पेपर था, लेवल का पेपर था। लेकिन दोस्तों एज ए टीचर क्या है, तो टीचर्स के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो पेपर इजी था। लेकिन दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट देखा जाए तो पेपर लेवल का था, अच्छा पेपर था। ठीक है, देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा था कौन सा सही नहीं है। क्या पूछ रहा क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि आयनिक यौगिक होने के कारण NaCl ठोस अवस्था में, अब अपन जानते हैं कि ठोस अवस्था में कभी भी मॉलिक्यूल जो NaCl का है वो कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं करता है। क्या वो विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। तो देखो दोस्तों इसमें कौन सा सही नहीं पूछा, एक तो ये दे रखा है और दूसरा दे रखा है दोस्तों ये चौथा वाला ऑप्शन जो कि फाजांस रूल का है। फाजांस रूल कहता है कि छोटा होना चाहिए केटाइन, छोटा केटाइन यानी धनाइन, और बड़ा लार्ज एनाइन होना चाहिए यानी ऋणात्मक होना चाहिए। और जस्ट इसका उल्टा दे रखा है यहाँ पर उन्होंने। तो जाहिर सी बात है यहाँ दो ऑप्शन गलत हो रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से, ए और डी, यानी अपने पास जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा है इसने जियोमेट्री पूछी है, कौन सी, ट्रायगोनल प्लेनर, और ये किसकी होती है, sp2 हाइब्रिडेशन की होती है। और यहाँ केवल एक ही ऑप्शन दोस्तों, वो कौन सा है, BF3। BF3 की ज्यामिति कौन सी हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है कि चतुष्फलकीय क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है sp3।
लीनियर क्या होता है? देखो लीनियर में दो है दोस्तों, sp भी हो सकता है और sp3d भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखा है इसलिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर sp3d sp3d2 हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल का, त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड हो जाएगा sp3d sp3d2। तो ये अपने पास इसके चार, मैंने चारों के चारों सॉल्यूशन बता दिए और ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ इसका करेक्ट जा रहा है दोस्तों। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आपको पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें आयनिक करैक्टर या इलेक्ट्रोवायलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा होंगे? तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा था NaCl। ये सीधा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया NaCl आ जाएगा इसका आंसर। फिर पूछ रहा है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो कर रहा है? तो देखिए बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ शो करता है। लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, इसके नीचे आता है दोस्तों सोडियम, इसके आंसर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। देखिए लिथियम मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ऐसे ही पूछ रहा है दोस्तों 81 नंबर पे कौन आता है? तो देखिए डी ब्लॉक के अंदर दोस्तों जिंक, कैडमियम और Hg, ये 30, ये 48 और ये 80 नंबर पे आता है। और इसके बाद में आता है दोस्तों थेलियम, जो कि पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो याद रखना दोस्तों कि 80 नंबर वाला जो एटम था वो कौन से ब्लॉक का था? पी ब्लॉक का था। कौन से ब्लॉक का था दोस्तों? पी ब्लॉक का। तो ये ऑप्शन अपना सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा दोस्तों कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी पूछी है नेगेटिव में। तो देखिए नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा है दोस्तों वो किसकी है? क्लोरीन की। किसकी है? क्लोरीन की। सीधा क्वेश्चन था। देखिए अब क्वेश्चन ये आ गया, इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है, ये आपको देखना था दोस्तों। यहां जिसने अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को वो गलत करके आएगा। इसमें पूछा है दोस्तों कि देखो पहला सबसे पहले दे रखा है इसने आयनिक ऑर्डर यानी रेडियई का दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही है। नेगेटिव की सबसे ज्यादा होती है, फिर कैटायन, फिर धनायन। आप चाहो तो इसको इस तरह से कर सकते हो कि Z माइनस की सबसे ज्यादा होती है, फिर Z न्यूट्रल की, और सबसे कम होती है Z पॉजिटिव वालों की। ये भी सही है। आयनन एंथैल्पी, यहां ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, और इसका रीजन है दोस्तों इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो वाला है, इसीलिए। तो एक तो ऑप्शन ये गलत हो गया इसमें। दूसरा दे रखा दोस्तों इसमें कि यहां देखो, देखिए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, और अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये दोनों ऑप्शन गलत थे इसमें, और अपना आंसर था बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 20 में मेरा आंसर वेरिएशन करे, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि एक NaOH का सोल्यूशन था। क्या था? NaOH का सोल्यूशन था, इसमें OH की जो कंसेंट्रेशन थी, ठीक है, वो कितनी थी? 10⁻⁴। और इसी में दोस्तों H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻10। तो मैं ये कहूं कि जितने H प्लस है वो इससे जुड़ करके न्यूट्रलाइज हो जाए, यानी 10⁻⁴ OH 10⁻⁴ H प्लस से जुड़ करके क्या हो जाए? H2 बना ले। तो रिमेनिंग क्या बचाता है दोस्तों? 10⁻⁶ H प्लस आयन कंसंट्रेशन बच जाती है। और इसके हिसाब से अगर मैं पीएच निकालूं तो दोस्तों इसकी पीएच कितनी आ जाती है? 6 आ जाती है। तो ये आंसर मेरे ख्याल से इसमें कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा क्वेश्चन था। यहां थोड़ा सा समझ के चलना था दोस्तों। एसेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस पे हमेशा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां कह रहा है कि अमोनियम एसीटेट था, ये है अपने पास अमोनियम एसीटेट। और जब मैंने इस अमोनियम एसीटेट को, सॉरी सोडियम एसीटेट, सॉरी सॉरी अमोनियम एसीटेट था दोस्तों, ये है अमोनियम एसीटेट, H पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा दोस्तों तो देखिए दो चीजें मिलेगी, एक तो अपने को मिलेगा वीक एसिड और एक मिलेगा अपने को वीक बेस। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं कि ये जो एसिड अमोनियम एसिटेट बना हुआ है वो वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है। यानी ये जो एक बफर सॉल्यूशन था वो बफर कौन सा था दोस्तों? सिंपल बफर था। कौन सा था? सिंपल बफर, जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो अब जैसे मैंने इसको आयोडाइज किया तो वीक एसिड और वीक बेस मेरे को मिल गया। तो यानी ये भी कह सकता हूं कि इसका जो अभिकथन है, असर्शन है, वो भी करेक्ट है दोस्तों, और इसका जो रीजन था, कारण था, वो भी अपना करेक्ट है। तो दोनों ही कारण जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। इसका मतलब बोथ ए और बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का टॉपिक है दोस्तों, है तो वैसे 11th क्लास का, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्वेश्चंस को थोड़ा लॉजिकल बना के दिया है। ये क्वेश्चन वाकई दिमाग का था, समय लेने वाला था। देखिए दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं यहां से। देखिए अपने पास क्या है कि AX और BY एक कंपाउंड था, जैसे आयनाइज हुआ दोस्तों AX प्लस बना, यानी जो भी चार्ज आएगा दोस्तों इस पे आ जाएगा प्लस, YB माइनस बना। अब मेरे को देखनी थी इसकी KSP की वैल्यू, तो मैं क्या जानता हूं कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो X
एस है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो वाई एस है। जब इसको केएसपी निकालूंगा दोस्तों तो एक्स एस की पावर क्या हो जाएगी, एक्स आ जाएगी, और वाई एस की पावर वाई हो जाएगी। जब इसको आप सोल्व करोगे तो एक्स की पावर एक्स आ जाएगा दोस्तों, इंटू एस की पावर वाई, फिर y की पावर y आ जाएगा दोस्तों, और s की पावर y। अब देखिए ये दोनों डिजिट इसको पास में ले लीजिए, x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई, ये x है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए केएसपी अपने पास आ गया दोस्तों, क्या ये वाला आ गया। अब अगर मैं ये निकालू, सोल्बिटी निकाल लू x प्लस वाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, केएसपी अपॉन एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो पावर है ये इसके ऊपर चली जाएगी, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी क्वेश्चन को के एस पी अपॉन एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा सॉल्यूशन मैंने इसको बता दिया आपको, ये आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। देखिए यहां इन्होंने दे रखा है लिक्विड, ए भी लिक्विड है, बी भी लिक्विड है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, बनने वाले प्रोडक्ट भी लिक्विड स्टेट में है। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, इस प्रेशर को तो मैं हटा देता हूं। अब बात आती है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दाब को भी हटा दो। वैसे ही सीधा सीधा ऑप्शन जा रहा था दोस्तों कि ताप बढ़ाने पर क्या इसकी जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आगे की दिशा में जाएगी दोस्तों। तो सीधा सीधा आंसर निकल सकता था इसका ये वाला ए। लेकिन फिर भी इसको अगर मैं लॉजिकल समझाऊं दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले बात करें तो प्रोसेस क्या थी, एंडोथर्मिक थी। क्या थी, एंडोथर्मिक थी। और अपन जानते हैं कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दोस्तों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने की रेट बढ़ती है। और उन्होंने ऑप्शन में यही पूछा है कि सी और डी की लब्धि बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से मैं सी और डी की यील्ड बढ़ा सकता हूं। तो ऑप्शन दोस्तों अपना पहला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 24 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का है, रेडॉक्स वाले चैप्टर में से था। देखो CrO2 माइनस है, इस पे कितना चार्ज आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है, प्लस का 3। ये मैंने निकाल रखा है दोस्तों, +3। ClO3 पे कितना आ रहा है, प्लस का 5। CrO4 माइनस 2 प्लस के 6 और MnO4 माइनस पे प्लस के 7। इन्होंने पूछा था कि बढ़ते हुए क्रम बताना था, तो दोस्तों ये इसका बढ़ता हुआ ही क्रम था, सीधा सीधा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और 100% ट्रुथ बता रहा हूं दोस्तों, आपको मैं प्रूफ करके बता रहा हूं कि सारी की सारी जो मैं आंसर की बता रहा हूं 99.99% मेरी आंसर की आपको एग्जैक्ट मिलेगी, भले आप आरपीएससी में बाद में मिला लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। रीजन दे रखा है और असर्शन दे रखा है। असर्शन में ये कह रखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है दोस्तों। ये KMnO4 जब आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जो क्या करता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये खुद तो चेंज हो जाएगा Mn+2 में, ये MnO4 किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, Mn+2 में, और आयोडीन को किस में चेंज कर देगा, I- में। यानी ये कह सकता हूं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिल्कुल सही बात है। इसने रीजन यही दे, असर्शन यही दे रखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट आयन किसकी तरह काम करता है, एक ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रीजन देखिए दोस्तों, रीजन में ये होता कि ये +7 से MnO4 माइनस +7 से +2 ऑक्सीजन स्टेट में चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां रीजन उल्टा लिख रखा है दोस्तों, इन्होंने कह रखा है कि ये +2 से +7 में चेंज हो रहा है, इन्होंने लिखा है +2 से +7 में, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो रीजन असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, ए सत्य है और परंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 26 वाला क्वेश्चन सीधा था, 3 डिग्री कार्बोटाइन था, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोटाइन। तो सीधे सीधा सीधा आंसर हो जाता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ क्या कर रखा है, इसने COOH नहीं समझा होगा कि इन्होंने इनको कीटोन समझ लिया होगा, लेकिन दोस्तों ये COOH है। ठीक है, अब ये पहला नंबरिंग, दूसरी तीसरी चौथी, ये जो कीटोन दिख रहा है आपको, इसका सफिक्स ओक्जो या कीटो होता है। तो जिन बच्चों ने इसको अगर कीटोनिक समझ लिया तब तो गलत हो गया, और जिसने इसको क्या समझ रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको ऑक्जो समझा या कीटो समझा, कीटोनिक ग्रुप का सफिक्स, तो इसका आंसर सीधा सीधा इन्होंने 4 निकाल लिया होगा दोस्तों। कोई सिंपल सा था, कोई इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी के पहले लाइन में जो जेल्डाल मेथड था उसकी पहले लाइन में दे रखा है, इसमें कैल्डाल लिख रखा है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये जेल्डाल बोला जाता है, जेल्डाल मेथड्स। और इसमें दे रखा है कि जो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड को अपन गर्म करते हैं, युक्त यौगिक को गर्म करते हैं, तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए काम में लेते हैं जेल्डाल मेथड। कौन सा, जेल्डाल मेथड। और इसमें जो कंपाउंड डाला जाता है दोस्तों इसको गर्म करने के लिए, वो यूज किया जाता है कौन सा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4। कौन सा लेते हैं दोस्तों, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 अपन यहाँ यूज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। यहां दे रखा दोस्तों कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन, और कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन दोस्तों एससीएन के साथ में अगर मैं देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन सी हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। फिर पूछा दोस्तों इनमें से इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहां समझ समझ के देखना था, अपने आप आंसर ऑप्शन गलत तो निकाल सकते थे आप, या लोन पे है तो ये हट गया। ठीक है, यहां देखे दोस्तों, यहां इस पे देखे तो ये AlCl3 है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ SO3 पे कोई लोन पेयर नहीं है, ओ सॉरी, यहाँ न्यूट्रल है, स्टेबल है, यहाँ NO2 प्लस है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ थोड़ा सा इन्होंने समझाने के हिसाब से देखा जाए तो ये CH3 प्लस है दोस्तों, और ये NO2 प्लस, यानी ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें एक तो C हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें B। देखो SO3 है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और SO3 में देखा जाए दोस्तों तो ये भी अभी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, क्योंकि जैसे ही इसमें एक H2 के कांटेक्ट में आएगा, ये स्पीसीज किसमें चेंज हो जाएगी? H2SO4 में। यानी ये अभी भी क्या कर सकता है? इससे H2 को लेकर के H2SO4 में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ दो ऑप्शन अपने को चेक करना था, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौथा आपसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन आ गया कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, अच्छा सॉरी सॉरी, सोडा लाइम वाली बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर मैं सोडियम साल्ट लेता हूं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट लेता हूं, और सोडियम साल्ट की रिएक्शन अगर मैं सोडा लाइम से कराता हूं, तो दोस्तों अपन जानते हैं इसमें से क्या निकलती है? CO2 निकल जाती है, और ये किसमें चेंज हो जाता है? एल्केन में चेंज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। अब इन्होंने प्रोपेन दे रखा है दोस्तों। अब अगर मैं ये कहूं कि इसमें एक कम कार्बन का एल्केन बनता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका अगर मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो इसमें 4 कार्बन का मेरे को क्या लेना था? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना था, जो कि किससे मिलता? ब्यूटेनिक एसिड से मिलता। किससे मिलता दोस्तों? ब्यूटेनिक एसिड से। क्या बनता? सोडियम ब्यूटेनेट बनता, और सोडियम ब्यूटेनेट का जब सोडा लाइम से रिएक्शन करवाता तो मेरे पास क्या? CO2 बाहर निकल जाती, और एक प्रोडक्ट क्या देता दोस्तों? प्रोपेन देता। तो यहां अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ब्यूटेनिक एसिड। फिर आ गया अपने पास ओजोनी अपघटन का। इसका सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, यहां से इसको आप तोड़ करके C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, यहां तोड़ करके C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। तो एक तो कीटोन इसमें दे रहा है, इसमें कीटोन पूछा दोस्तों, केवल कीटोन, और एक दो रहा दोस्तों ये वाला, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इसमें 2 मोल कीटोन एसीटोन मिल रहे हैं, एक साइक्लोपेंटेनोन मिल रहा है, और इसमें एक सॉरी केवल प्रोपेनोन मिल रहा है। ठीक है, ये प्रोपेनोन प्रोपेनोन हो गया, और ये प्रोपेनोन और साइक्लोपेंटेनोन, यानी सी और डी ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल सा था, इथाइन था। इथाइन का एसिडिक मीडियम में जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये दोस्तों बनाता है इथेनॉल। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी एल्काइन लेते दोस्तों तो वो क्या देता? आपको कीटोन देता। तो ऑप्शन ए की था दे रखा था इथेनॉल, यानी CH3 CHO यानी एसिटाइडेट बनता है इससे दोस्तों। यहां पूछा था नॉन यानी एरोमेटिक कौन सा नहीं है। देखिए ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, केवल ये एंटी एरोमेटिक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने सॉलिड स्टेट का दोस्तों, सॉरी फिजिक्स का। ये आगे चलते हैं। यहाँ आ गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए ये है CO NH3 सॉरी NH4 का होल 4 Cl2। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, Ma4B2 वाली कंडीशन में है ये। कौन सी? Ma4B2 वाली कंडीशन में, यानी ये देता है दोस्तों जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो करता है। यानी ए क्या करता है? जियोमेट्रिकल आइसोमरीज शो करता है, और ये वाला ऑप्टिकल आइसोमरीज शो करता है, ये वाला आयनाइजेशन शो करता है, और जो बच रहा है दोस्तों वो कौन सा बच गया? ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमरीज, ये वाली, ये वाला थर्ड, ये कोऑर्डिनेशन है। तो आप जैसे आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा इसका, ये वाला। देखिए ए का कौन सा जा रहा है? 4, ए का देखिए 4 जा रहा है। फिर मैंने लिया बी का कौन सा जा रहा है? ए जा रहा है। बी का कौन सा जा रहा है? ई जा रहा है। ठीक है, यानी फर्स्ट। सी का कौन सा जाएगा दोस्तों? सेकंड। सी का कौन सा जाएगा? सेकंड। ये लीजिए पूरा का पूरा आंसर आपको मैंने बता दिया। 78 इसमें सीधा सीधा देखना था कि ये कौन सी सही है, यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल MOT में से क्वेश्चन था, और इसमें ये पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सही है। तो देखिए ये तो हो गया 1s वाली कंडीशन का, ये हो गया 2s वाली कंडीशन का, और ये है 2p वाली कंडीशन का। इसमें देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा बचता है अपने पास? 4। अब ये देख लीजिए कैसे, इधर अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी p है, ये भी p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का। अब देखिए अपने पास ये नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ सिग्मा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई होता है, और यहाँ सिग्मा टू पी जेड होता है। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 2, तो पाई टू पी एक्स की पावर 2, पाई टू पी
y की पावर 2, ठीक है, इक्वल टू, और बचा क्या, सिग्मा 2p z की पावर 2। तो एक ही ऑप्शन था दोस्तों, ये वाला डी ऑप्शन था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 79 वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन लगभग 44 से 43 क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं एनसीईआरटी से। देखिए, इसमें पूछा है 12th क्लास का टॉपिक है ये। इसमें पूछ रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन था, आपके पास एक टेबल थी जिसमें ये दे रखा था ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा यानी जो इंटरफेशियल एंगल है अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू 90। और ये एक ही कंडीशन दोस्तों, वो है ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की। ये केवल एक ही कंडीशन थी। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, इसमें केवल एक था, ये वाला ऑप्शन किसका करेक्ट हो जाएगा। ये सॉलिड स्टेट का है, पहला चैप्टर है 12th क्लास का। इसमें पूछ रहा है कौन सा एक्टिनोइड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, थोरियम, अगर मैं बात करूं थोरियम, ये भी एक्टिनोइड है। ठीक है, कैलिफोर्नियम ये भी एक्टिनोइड है, यूरेनियम ये भी एक्टिनोइड है, टर्बियम ये एक लेंथेनोइड एलिमेंट है दोस्तों। कौन सा है, लेंथेनोइड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 4। हाँ, ये है मेटलर्जी का क्वेश्चन। इन्होंने दे रखा था कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण के लिए, तो देखते ये था Cu2s। जैसे मैं इसकी रिएक्शन CuO से कराऊंगा दोस्तों, तो यहाँ ये Cu अलग हो जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा, यानी कॉपर को निष्कर्षण करने के लिए अपन किसका यूज करते थे यहाँ पर, Cu2 को से Cu2s से। तो ये अपने पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 82, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोस्तों, केमिकल काइनेटिक का सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा था। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछी थी, तो 1/2 N2O5 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी। आपने को ये वैल्यू दे रखी है दोस्तों, 1/2 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁴ इजकल टू 1/4, और अपने को ये पूछा है दोस्तों NO2 अपॉन डेल टी, ये पूछा है दोस्तों। तो ये 4 इधर भेज दो आप इसको, और ये 2 से 2 डिवाइड कर दो। जब आप इसको मल्टीपल करोगे दोस्तों, तो लगभग 1.36, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 13.6 आता है दोस्तों, 13.6 इंटू 10⁻⁴। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीपल करके 10 से डिवाइड कर दिया। तो 10 से मल्टीपल करते ये 3 हो जाएगा, और ये 10 वाले यहाँ जाएगा, तो 1.36 इंटू 10⁻�3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 में दोस्तों, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसका जो फॉर्मूला था क्वेश्चन नंबर 83 का, वो अपन जानते हैं, पाई इक्वल टू क्या होता है, सीआरटी होता है, सॉल्यूशन चैप्टर का ही है। और सी इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी आर टी होता है, और एन अपन जानते हैं मोल्स होता है, तो ये क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू आर टी होता है अपॉन वी। अपने को मोलर मास पूछा था, तो मोलर मास इक्वल टू क्या जाता है दोस्तों, मास बाई पाई इंटू आर टी अपॉन वी। जैसे आप इसके अंदर सारी वैल्यू रखोगे, तो आपके पास आंसर निकल जाएगा 6 ग्राम पर मोल, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन 84 वाला दोस्तों, अगर मैं 84 वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी मैं सोल्व कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, कहने का मतलब पेपर बहुत अच्छा है दोस्तों। पेपर की बात करें तो मेरे को कोई क्वेश्चंस केमिस्ट्री में तो कोई ऐसे क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं मिली है, लगभग सारे क्वेश्चन सही हैं। तो साइंस केमिस्ट्री में तो कोई क्वेश्चन इसमें आपका डिलीट भी नहीं होगा दोस्तों। और फिर भी आरपीएससी की क्या कहती है वो पता नहीं है, लेकिन जो मैं आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, वो ऑथेंटिक है। मैं आपको सॉल्यूशन कर करके बता रहा हूँ, लगभग सही है, मेरे 99.9% सही है आपको जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें दोस्तों, तो दोनों में देखिए, इसमें भी एसआरपी दे रखा है, जो भी दे रखा है प्लस 0.77 वोल्ट, और इसमें भी एसआरपी दे रखा है, दोनों में रिडक्शन करवा के दे रखा है दोस्तों। ये दे रखा है -0.76 वोल्ट। तो देखिए अपने पास होता है दोस्तों इनोड सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखिए इन दोनों में से देखा जाए तो दोस्तों ये कैथोड है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और ये एनोड है क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू है। तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी 0.77 माइनस माइनस 0.76, तो ये दोनों प्लस हो जाएगी दोस्तों, और जो प्लस होके आएगी तो 1.53 आंसर आ जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर है ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इसका बच रहा है दोस्तों। अच्छा अभी और है दोस्तों, और है H35 वाला क्वेश्चन सिंपल सा था। डेल जी इक्वल टू अपन जानते हैं डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, और डेल जी इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल एच माइनस टी डेल एस बच गया, तो डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल टी डेल एस हो जाएगा। एक ही ऑप्शन था, ये वाला सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन की मैं बात करूं फिनोल के साथ में, किसके साथ में, फिनोल के साथ में। और फिनोल के साथ में जब आप ये रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है पेरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन। ठीक है, ये क्या बनाता है, पेरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन बनाता है।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, जब ये N2 इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये दोस्तों सिंपल सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन जब ये N2 रिएक्शन यहाँ से N2 से बाहर निकलता है, डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ N2 बाहर निकलता है तो ये SN रिएक्शन देता है। वापस बता रहा हूँ, जब N2 के साथ बाहर निकलने के बाद में जो रिएक्शन होती है बेंजीन रिंग के साथ में, तो SN रिएक्शन होती है इसकी BDC की, बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड की। लेकिन दोस्तों अगर N2 प्रेजेंट है इसमें तो फिर दोस्तों ये सिंपल सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी? ESR रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, ये IR यानी जो BSc लेवल का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन BSc लेवल का क्वेश्चन है और इसमें सिंपल सा था, IR वैल्यू बतानी थी। तो इसमें ये NH2 था। NH2 की वैल्यू दोस्तों जनरल जो NH2 पीक देता है IR, वो 3400 से 3500 का लमसम देता है। लेकिन उन्होंने आगे ये कहा कि जैसे मैं इसको हीट करूंगा P2O5 की प्रेजेंस में तो ये चेंज हो जाएगा दोस्तों RCN में, और RCN की जो पीक आती है दोस्तों IR वैल्यू, वो आती है दोस्तों लगभग 22-56 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे पूछा इन्होंने नायलॉन 6 का एक ही ऑप्शन था दोस्तों, कैप्रोलेक्टम। और कैप्रोलेक्टम से ही अपन नायलॉन 6 बनाते थे। इससे हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से नायलॉन 6 बनाते थे। और थैलिक एसिड के साथ अगर मैं ग्लाइकोल मिक्स कर दूं दोस्तों तो ये बनाता था ग्लिप्टल। ये क्या बनाता है? ग्लिप्टल। तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, कैप्रोलेक्टम नायलॉन 6 बनाने के लिए। फिर पूछा है दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट कौन सी नहीं है, पूछा है। ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी एंटी डिप्रेसेंट है। केवल क्लोरामफेनिकोल की बात करें तो दोस्तों ये है एंटीबायोटिक मेडिसिन। कौन सी है एंटीबायोटिक में? और ये भी कौन सी है? इसमें भी कौन सी है दोस्तों? ये ब्रॉड एंटीबायोटिक मेडिसिन है। चलिए दोस्तों, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। एवरी केमिस्ट्री सॉरी ग्रीन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया दोस्तों, यानी जो 11th क्लास का जो सबसे लास्ट चैप्टर है सेकंड बुक का, उसमें से क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों कि सेकेंडरी प्रिकॉशंस कौन से होते हैं। तो दो होते हैं सेकेंडरी प्रिकॉशंस, एक तो ओजोन होती है और एक होती है पान। ये दो ऑप्शन थे सेकेंडरी प्रिकॉशंस के। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा मिला था दोस्तों? ओजोन वाला। तो दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन लिया लगभग 43 क्वेश्चन है, जो कि मैंने आयंस जो साइंस सेकंड ग्रेड का जो पेपर लगा था इसमें से लिया है। जो भी आज की जो डेट है कौन सी है? 14 फरवरी 2023 का। तो ऑथेंटिक आंसर की बताइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आपको प्रूफ बता रहा हूं 100% ये आंसर की सही रहेगी दोस्तों। बाय डिफॉल्ट अगर आरपीएससी गलत निकालती है या कोई क्वेश्चन डिलीट करती है तो बात अलग है, लेकिन जो मैंने सोल्यूशन बताए वो 100% सही है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।